आज का टॉपिक है हिंदी में भाषण या उच्चारण कौशल। तो सबसे पहले देख लेते हैं उच्चारण का अर्थ क्या है। तो भाषण का शाब्दिक अर्थ है बोलना। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भाषण के अंतर्गत संयुक्त ध्वनियों और ध्वनि संयोजनों का उच्चारण आता है। भाषण के द्वारा छात्र शब्दों या वाक्यांशों का उद्देश्य, कार्य एवं अन्य विचार जो उसके मस्तिष्क में होते हैं के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इससे वह ध्वनियों, वर्णों को शुद्ध वाक्यों, सांचों में उपयोग करके उनके उच्चारण करना सीखता है। इस प्रकार बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित उपयोग करना ही उच्चारण है। तो उच्चारण का अर्थ समझ गए आप। उच्चारण क्या है? बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित उपयोग करना ही उच्चारण है। अब देखिए उच्चारण का महत्व। हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है जिसका अपना विशिष्ट ध्वनि विज्ञान है। हिंदी भाषा का ध्वनि विज्ञान अति वैज्ञानिक है। इसमें एक वर्ण अक्षर की अपनी ध्वनि है। प्रत्येक अक्षर का उच्चारण सुनिश्चित है। इसी प्रकार संयुक्त अक्षरों के उच्चारण के भी नियम हैं, जिनके सम्यक ज्ञान से सही उच्चारण का ज्ञान कराया जा सकता है। इसलिए हिंदी भाषा शिक्षण में उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है। इससे हिंदी भाषा में न केवल शुद्धता, स्पष्टता एवं सार्थकता आती है, वरन अर्थ का अनर्थ भी नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए उच्चारण के दोष। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति की सरसता एवं स्वाभाविकता जितनी हिंदी भाषा में है उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं है। हिंदी भाषा में भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति चाहे मौखिक हो अथवा लिखित हो, दोनों रूपों में ही समरूपता परिलक्षित होती है। मौखिक अभिव्यक्ति में जैसा बोला जाता है वैसा ही उच्चारित होता है और लिखित अभिव्यक्ति में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक दृश्य वाक् प्रतीक सुनिश्चित है, अर्थात एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। अतः वर्णों, अक्षरों के लिए सुनिश्चित ध्वनि प्रतीकों के अनुरूप उनका उच्चारण न करने से उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। यही उच्चारण दोष कहलाता है। उच्चारण दोष के भेद देखिए। हिंदी भाषा में उच्चारण दोष विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। पाणिनि ने निम्नलिखित उच्चारण दोषों का उल्लेख किया है। नंबर 1, जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुख में काट देना। नंबर 2, वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। नंबर 3, वर्णों को मुंह से फेंक कर बोलना। नंबर 4, रुक रुक कर बोलना। नंबर 5, गदगद स्वर में बोलना। नंबर 6, गा गा कर बोलना। नंबर 7, तुतला कर और मुंह में बुदबुदा कर बोलना। नंबर 8, अक्षरों एवं वर्णों को बीच में ही ग्रसित करके बोलना। नंबर 9, दीनता के स्वर में बोलना। नंबर 10, वर्णों को नाक से मिमियाना या बोलना। ठीक है। शुद्ध उच्चारण देखिए। उच्चारण दोष ज्ञात हो जाने के पश्चात यह भी जानना आवश्यक है कि शुद्ध उच्चारण कैसे होना चाहिए। हिंदी ध्वनियों की प्रमुख विशेषता उसकी उच्चारित एवं लिखित रूप में पूर्णतया एक रूपता होने से है, अर्थात हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही ज्यों का त्यों लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारित होता है। हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही दृश्य, वाक् प्रतीक, लिपि चिन्ह निश्चित है, जिनके अल्प परिवर्तन मात्र से ही शब्दों के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः वर्णों, अक्षरों के लिए नियम
ध्वनि प्रतीकों के अनुरूप उनका उच्चारण करने को ही शुद्ध उच्चारण कहा जाता है। शुद्ध उच्चारण पर प्रकाश डालते हुए पाणिनि ने लिखा है, जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चे को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चों को ना तो दांत चुभे और ना ही वे गिर पड़े, इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय देखना है कि ना तो वे दबे रह जाएं और ना ही एकाएक बाहर निकल जाएं। शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य का भी मत है। इस प्रकार देखिए, वर्णों का उच्चारण मधुर हो किंतु अस्पष्ट ना हो और सुस्पष्ट हो किंतु पीड़ित ना हो। जिस प्रकार सुंदर राजा के द्वारा पालित देश वर्ण संकरता को प्राप्त नहीं करता या प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार उच्चारण में वर्ण सुश्रेष्ठ नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मदमस्त हाथी एक पैर रखने के पश्चात बड़ी सावधानी से दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक पद बोलने के पश्चात दूसरे पद को बड़ी सावधानी से बोला जाए, जिससे सभी पद स्पष्ट हों और पृथक पृथक रूप में दर्शनीय हों। नेक्स्ट, उच्चारण के प्रमुख तत्व। अब देखिए उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 है ध्वनि व्यवस्था। उच्चारण के प्रमुख तत्वों में पहला है ध्वनि व्यवस्था। आवाज मिल रही सबको? सभी विद्यार्थियों को आवाज आ रही है? चलिए फिर देखते हैं उच्चारण के प्रमुख तत्व। नंबर 1 है ध्वनि व्यवस्था। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। हिंदी ध्वनियों का विस्तृत अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया गया है। भारतीय व्याकरणों ने या व्याकरणचार्यों ने हिंदी ध्वनियों एवं उनके उच्चारण स्थानों का वैज्ञानिक विवेचन किया है। हिंदी में ध्वनियों की कुल संख्या 57 है, 57 है। इन ध्वनियों में 11 + 1 = 12 स्वर है एवं 33 + 2 + 1 + 4 + 1 + 4 यानी टोटल जो है व्यंजन क्या है 45 है। ठीक है, इस प्रकार टोटल जो है 57 है। हाँ, अलग अलग होंगे तभी तो लिखा गया है। सबको टोटल जोड़ के व्यंजन है जो वो 45 है, स्वर 12 है कुल मिला के, ये ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी आप जो है बेसिक चीजें उठाकर देखेंगे तो वहां आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, या हाई स्कूल इंटर की किताबें देखेंगे या ग्रेजुएशन में देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। ठीक, देखिए तो पहला क्या था, ध्वनि व्यवस्था। तो हिंदी में ध्वनियों की कुल संख्या 57 है और इन ध्वनियों में जो है बता दिया कि 12 स्वर है और 45 व्यंजन है। और नेक्स्ट है आपका बल। जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। जब हम अधिक शक्ति लगाकर बोलने का प्रयास करते हैं तो ध्वनि धीमी गति से बाहर निकलती है और कम शक्ति लगाकर बोलते हैं तो ध्वनि धीमी गति से बाहर आती है। यह बल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसे जो है चिन्ह इसका है बल का। ठीक है, जैसे आप तेज बोलते हैं है ना, तो एक बड़ा आ की मात्रा लगती है ना। जैसे आम बोलना है तो उसमें बड़ा आ की मात्रा आती है तो उसका चिन्ह है, चिन्ह द्वारा आप जो है उसे व्यक्त कर सकते हैं। बल जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अक्षर वर्ण बल। अक्षर वर्ण बल क्या है? जब आप अक्षर या वर्ण पर बल देते हैं, जैसे अभी बता रहे थे ना हम आम, तो आ पे बल दे रहे हैं
तो बड़ा आ की मात्रा आ रही है। ठीक, इसी तरह से जैसे यहाँ अक्षर वर्ण या बल पर जब देते हैं, दूसरे अक्षर पर भी देंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बाजार। ठीक, तो बा में भी बड़ा आ की मात्रा आ रही है और जा में भी आ रही है। ठीक है, तो अक्षर या वर्ण पर जब बल देते हैं तो फिर उसका जो है, जो बड़ा आ की मात्रा का चिन्ह है उसे लगाना होता है। ओके, नेक्स्ट है शब्द बल। यथा यानी जैसे राम ने ध्यान से पुस्तक पढ़ी। कहाँ पर बल दे रहे हैं? शब्द पे बल दे रहे हैं। राम ने ध्यान से पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान पे जो है बल दिया जा रहा है। अब देखिए वाक्य बल, जब आप पूरे वाक्य पे बल देते हैं, ठीक है, जैसे मैं गीता को साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं गीता को साथ लेकर ही जाऊंगा, ये पूरे वाक्य में जो है बल दिया जा रहा है। ठीक, तो जो बल है वो 3 प्रकार से आप प्रयोग करते हैं। अक्षर या वर्ण पर बल देकर, या शब्द पर बल देकर, या फिर वाक्य पर बल देकर। ओके, क्लियर है? बताइए। अब देखिए तीसरा है लय। उच्चारण के लिए लय का होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि लय के साथ किया गया उच्चारण प्रभावपूर्ण होता है। एक अक्षर बोलने के उपरांत दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। लय किसे कहते हैं? जब आप एक अक्षर का उच्चारण कर देते हैं, उसके बाद दूसरे अक्षर को बोलने वाले होते हैं, उसके बीच में जो आप कहें समय लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। ठीक है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं आप, वो पूरी तरह से क्या हो जाए? उच्चारित हो जाए, ध्वनित हो जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट वर्ण या अक्षर का उच्चारण किया जाए। ठीक है, तो उस एक अक्षर बोलने के उपरांत दूसरे अक्षर बोलने के मध्य जो समान समय देने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वराघात। स्वराघात क्या है? उच्चारण के लिए स्वराघात का बहुत महत्व है। उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को ही स्वराघात कहते हैं। अतः उच्चारण में स्वराघात पर समुचित ध्यान देकर छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है गति। गति का अर्थ शब्द समूहों के मध्य में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बिना बोलने से है। गति का क्या तात्पर्य है? शब्द समूहों के मध्य में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बिना बोलने से है। सामान्य गति से बोलना श्रेष्ठ माना जाता है। प्रभावपूर्ण उच्चारण के लिए छात्रों को सामान्य गति से बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और लास्ट है विराम। विराम का अर्थ है क्षण भर के लिए रुकना, अर्थात लंबे लंबे वाक्यों को शुद्ध पढ़ने के लिए यथा स्थान विराम चिन्हों को दृष्टिगत रुक रुक कर पढ़ने से लंबे वाक्य भी सरल एवं सुबोध बन जाते हैं और उच्चारण भी शुद्ध रहता है। अब देखिए उच्चारण दोष के कारण। उच्चारण दोष के कारण क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। आवाज आ रही है सबको? अब देखिए उच्चारण दोष के कारण क्या हो सकते हैं वो देखिए। उच्चारण दोष के कारण नंबर 1 है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। उच्चारण दोष के कारणों की बात कर रहे हैं। पहला है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी ध्वनियों के उच्चारण एवं उनके उच्चारण स्थानों के विषय में समुचित ज्ञान नहीं कराया जाता है, जिससे छात्र सा और सीटी वाला सा और खटकोड़ वाले सा में, ना और अड़ा में, और ई और बड़ी ई में, और ऋषि और रा में, वा और बा में कोई विभेद नहीं करते हैं। इससे उच्चारण दोष आ जाता है। दूसरा है उच्चारण
तथ्यों के ज्ञान का अभाव। छात्रों को उच्चारण तथ्यों, ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति और विराम आदि का समुचित ज्ञान नहीं कराया जाता है, जिससे छात्र शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक विकार अर्थात ध्वनि यंत्रों में विकार। कुछ छात्र शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कुछ छात्रों के ध्वनि यंत्रों कंठ, तालु आदि में विकार होता है, जिससे वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। पाणिनि लिखते हैं, जिसकी आकृति भयंकर है, ओष्ठ लंबे हैं, जो नाक से बोलता है, जो अत्यधिक भावुक है, गदगद हो जाता है और जिसकी जीभ बंधी हुई है, ऐसा व्यक्ति वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। चौथा है आपका अशिक्षित परिवार। उच्चारण दोष का अन्य कारण अशिक्षित परिवार भी है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, वरन परंपरागत होती है, जो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जिस परिवार में बच्चा रहता है, उस परिवार के सदस्य यदि अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बच्चा भी उनका अनुकरण करके वर्णों का अशुद्ध उच्चारण करना ही सीखेगा। इसके अतिरिक्त अशिक्षित माता पिता बच्चों के प्रति विशेष ध्यान भी नहीं देते। नेक्स्ट है क्षेत्रीयता का प्रभाव। हमारा भारत देश विभिन्नताओं का देश है, इसलिए कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। अतः क्षेत्रीयता का प्रभाव भी उच्चारण दोष का कारण है। यह थोड़ी थोड़ी दूरी में जो है क्या है, जो भाषाएं हैं या जो क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं कह लें, ठीक है, वो बदलती है और इससे क्षेत्रीयता का प्रभाव भी उच्चारण दोष का कारण बनता है। नेक्स्ट है बल का ज्ञान न होना। छात्रों को पठन में बल के प्रयोग का ज्ञान नहीं कराया जाता है, अतः छात्र उच्चारण में अक्षरों, पदों, वाक्यों पर यथास्थान अभीष्ट बल नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनका उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है स्वराघात का ज्ञान न होना। छात्रों को स्वराघात का भी ज्ञान नहीं कराया जाता है, अतः वे पठन में उचित आरोह अवरोह पर ध्यान नहीं देते, इससे उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। गति का ज्ञान न होना। छात्रों को पठन के लिए समुचित गति का ज्ञान नहीं कराया जाता, अतः वे कभी तीव्र गति से कभी मंद गति से बोलते हैं, इससे उच्चारण दोषपूर्ण प्रतीत होता है। और लास्ट है उच्चारण अभ्यास का अभाव। दोषपूर्ण उच्चारण का यह भी एक प्रमुख कारण है कि छात्रों को स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास ही नहीं कराया जाता है। इसके फलस्वरूप छात्रों का उच्चारण दोषपूर्ण रहता है। अब देखिए उच्चारण दोषों के निवारण हेतु क्या उपाय करेंगे आप, या कौन कौन से उपाय हैं जिनसे उच्चारण दोषों को आप दूर कर सकते हैं। तो नंबर 1 है हिंदी ध्वनियों एवं उनके उच्चारण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको। प्रारंभिक स्तर पर ही छात्रों को हिंदी ध्वनियों एवं उनके उच्चारण का समुचित ज्ञान करा देना चाहिए, जिससे वे वर्णों के उच्चारण में त्रुटि नहीं करेंगे। दूसरा है उच्चारण तथ्यों का ज्ञान। छात्रों को हिंदी ध्वनियों के प्रमुख उच्चारण तथ्यों, ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम आदि का भी ज्ञान करा देना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक विकारों की चिकित्सा। यदि किसी छात्र में शारीरिक विकार है या ध्वनि यंत्रों में विकार है तो उसकी उचित चिकित्सा करानी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर और विकार रहित ध्वनि यंत्रों से ही शुद्ध उच्चारण संभव है। जैसा कि पाणिनि कहते हैं या लिखते हैं, जिसकी प्रकृति अच्छी है या जिसकी संवेगात्मक दशा संतुलित है, जिसके दांत और ओष्ठ अच्छे हैं, जो उच्चारण करने में प्रगल्भ है, जो विनयी है, वह वर्णों का उचित उच्चारण कर सकता है। नेक्स्ट है अशिक्षित परिवारों में शिक्षा की व्यवस्था। बच्चों के शुद्ध उच्चारण के लिए अशिक्षित परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करना परम आवश्यक है। जब परिवार के सदस्य शुद्ध बोलेंगे तो बच्चे भी अनुकरण से शुद्ध
बोलना सीखेंगे। इस संबंध में फ्रोबेल का विचार है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीयता के प्रभाव का अंत। उच्चारण को शुद्ध बनाने के लिए क्षेत्रीयता के प्रभाव का अंत करना अत्यावश्यक है। इसके लिए संपूर्ण देश में एक व्यापक योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाले अशुद्ध वर्णों एवं शब्दों को शुद्ध रूप में टेप किया जाए और इनकी सहायता से बच्चों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध कराया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है बल का ज्ञान। हिंदी भाषा में शब्दों के उच्चारण में किसी वर्ण या अक्षर पर अधिक बल देना है। इसका ज्ञान छात्रों को कराना आवश्यक है। स्वराघात का ज्ञान। वर्णों या शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए स्वराघात का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है। अतः हिंदी पठन के अवसर पर छात्रों को ध्वनियों के आरोह अवरोह के विषय में समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गति का ज्ञान। गति का ज्ञान। सामान्य गति से बोलना श्रेष्ठ माना गया है। तीव्र गति अथवा मंद गति से बोलना दोनों ही दोषपूर्ण है। अतः छात्रों को साधारण गति से बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उच्चारण में शुद्धता आ सकती है। और लास्ट है उच्चारणाभ्यास। हिंदी ध्वनियों एवं कठिन शब्दों के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण हेतु छात्रों को उनका समुचित उच्चारणाभ्यास कराया जाना चाहिए। बार बार उच्चारण का अभ्यास करने से बालक की दृश्य एवं श्रव्य इंद्रियां प्रशिक्षित हो जाती हैं और उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने उच्चारण दोषों के कारण और उच्चारण दोषों के निवारण हेतु क्या उपाय करने चाहिए, इन सब बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और कल जो है उच्चारण शिक्षण के उद्देश्य, उच्चारण शिक्षण की विधियां डिस्कस करेंगे। ओके।